हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरे चार्ट एनालिसिस के बारे में। जितनी भी अभी तक आपने इस सीरीज़ के अंदर जो भी आपने पिछली वीडियो के अंदर चीज़ें जो है वो सीखी हैं, आज की वीडियो उन सारी चीज़ों का कंक्लूजन होने वाला है। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी हमने चीज़ें जो सीखी हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक से लेकर और फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के सामने शो करूँगा। अब इससे आपको पता चलेगा कि जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं तो उसमें आपको आखिर देखना क्या है, या फिर जब भी आप कोई ब्लैंक चार्ट खोल रहे हो जिसमें आपका कुछ नहीं पता, आपको ना कभी देखा है, बिल्कुल एक ब्लैंक चार्ट खोल रहे हो तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है, और जो भी आपकी एनालिसिस है उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे कैसे लेकर जाना है। और एंड में जब आप सारा कुछ एनालाइज कर लेंगे तो आखिर में आप कंक्लूजन पर कैसे पहुंचना है, ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैं 2-4 एग्जांपल्स भी लूँगा। हालाँकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं आपको कोई कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो लेटेस्ट एग्जांपल्स के साथ सिखाऊँ, ताकि आप ना उससे रिलेट कर पाओ, और अगर आप लोगों को उसकी आगे की मूव चेकआउट करनी है, तो वो आप धीरे-धीरे टाइम टू टाइम बेसिस पर जो है आप उन चीज़ों को जो है वो भी चेकआउट करते रहें। क्योंकि पिछला डेटा तो देखो हम सबके सामने है। पिछले डेटे पे एनालाइज़ करना वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू जो करंट मार्केट के अंदर डेटा बन रहा है, उसके हिसाब से आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके ऊपर काम करना। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपको नोट क्या करना होता है। और दूसरी बात हम ये करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जब भी आप अपना कोई सौदा बना लेते हैं, उसमें आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना है। वैसे तो मैंने आप लोगों को सारा कुछ साथ के साथ, जब कैंडल स्टिक्स बन रही थी तो उसके अकॉर्डिंग क्या स्टॉप लॉस होता है, या फिर आगे आप जैसे जैसे पैटर्न्स के ऊपर काम करेंगे, आरएसआई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको किस टाइप से स्टॉप लॉस रखना है, ये सारी चीज़ें वैसे तो मैंने कवर करी हुई हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे जो ये सीरीज़ या स्टॉक मार्केट के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं। उनको तो यही नहीं पता होगा आखिर स्टॉप लॉस होता क्या है। सुना उन्होंने चाहे कितनी बार होगा, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा कि आखिर स्टॉप लॉस होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बड़े नुकसान से बचाती है। इसे अगर आप इसे थोड़ा-सा अच्छे से समझना चाहें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमारे को बड़े लॉस से जो है इस मार्केट में बचाता है। क्योंकि मैंने हमेशा ना आप लोगों को यही चीज़ बोली है कि हमारे हाथ में ना कुछ नहीं है, ना हमारे हाथ में मार्केट है, ना हमारे हाथ में प्राइस है, ना हमारे हाथ में उसका टारगेट है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है हमारा स्टॉप लॉस। हम ये चीज़ बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि बाज़ार ने कैसा जाना है, बाज़ार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, कितना मूव करेगा, कब करेगा। हालाँकि हम इसके बारे में एनालिसिस ज़रूर करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हमारे हाथ में क्या चीज़ है कंट्रोल में? बिल्कुल, स्टॉप लॉस। इससे ना हम पहले से तय कर सकते हैं कि हमें कितना नुकसान देकर अपने मार्केट से जो है वो बाहर जाना चले जाना है, या शेयर के अंदर से एग्ज़िट कर लेनी है। हम सिर्फ़ ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को इसमें से कितना लॉस लेकर जाना है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमें इस मार्केट में लॉस देना ही नहीं है, या इस मार्केट में हमारे को लॉस देने में दिक्कत हो रही है, तो वो लोग इस मार्केट के अंदर काम ही नहीं कर सकते। क्योंकि इस मार्केट का जो सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम के अंदर ना लॉस जो है एक मेन पार्ट है। क्योंकि जब तक आप इस मार्केट में लॉस को लेंगे नहीं, तब तक आप पता क्या करा होगा, जब आप लॉस को पहले बुक नहीं करोगे ना, तो आपको वो लॉस जो है काफ़ी बड़ा होकर नज़र आएगा, और वो आपकी सारी कैपिटल को भी डुबाने का जो है वो दमखम रखता है। अपनी इच्छा से लिया हुआ लॉस ना हमेशा कम होता है। और एक चीज़ मैं जैसे कि पहले भी बोलता था और अभी भी बोलता हूँ, कि जब हम मार्केट में जो हमारा सबसे पहला लॉस होता है ना, वो हमारा सबसे छोटा लॉस होता है। ज़्यादातर लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो ना अपने आप को दिलासा देते रहते हैं कि कोई बात नहीं मेरा रेट आ जाएगा, कोई बात नहीं मेरा रेट आ जाएगा। और होता क्या है, अगर उन्होंने 100 रुपए की चीज़ ले रखी है और 95 का स्टॉप लॉस या 90 का स्टॉप लॉस लगाया था, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं तो बाहर हो गया, लेकिन काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अब वो मान लो 60 रुपए या 70 रुपए पर है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी थोड़ा-सा और बढ़ेगा ना, मेरा रेट आएगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। या फिर उसके बाद क्या होता है, वो और शेयर नीचे चला जाता है। फिर वो कहते हैं यार बस ठीक है, अब मैं 200 रुपए का शेयर रह गया है, अब जैसे ही 500 तक आएगा ना मैं तब बेच दूँगा, तब मैं निकल जाऊँगा इस शेयर से। और फिर पता है क्या होता है, धीरे-धीरे लॉस आपका इतना ज़्यादा हो जाता है, आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि आप उस लॉस को जो है वो काट दो। क्योंकि मैं जब भी एनालाइज़ करता हूँ ना, मैं ये देखता हूँ कि मान लो मेरा ये सेटअप बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, तो उसके बाद भी ना मेरा ट्रेड ऐसा होता है, आप लोगों ने अगर टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम कैसे आप लोगों को सिग्नल्स या इंडिकेटर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर उसमें उसने बोल दिया
तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम अपने चीज़ को ना चुन लेते हैं, हम अपने प्राइस को चुन लेते हैं। अगर मेरा ट्रेड जो है वो सही निकला ही नहीं, तो एटलीस्ट मैं इतना लॉस लेकर जो है अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकता हूँ। तो यानी कि आपको स्टॉप लॉस या इसके बेसिस पर आपको चुनना होता है। जब भी कोई ट्रेंड अच्छा चल रहा होता है ना, तो हमें उस ट्रेंड के ऊपर राइड करना होता है। यानी कि जैसे ही किसी भी शेयर के अंदर या किसी भी ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको उस प्रॉफिट के ऊपर राइड करना होता है। अब जैसे कि आप लोगों के सामने एक चार्ट है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ये थोड़ा सा इस टाइप से ऊपर की साइड पर जाना चालू हुआ है। लेकिन इतना सा चार्ट देखकर ना हम अपनी पूरी एनालिसिस नहीं कर सकते। जब भी आपको किसी भी स्टॉक के अंदर एनालाइज करना है, आपको उसका पूरा जो है टाइम फ्रेम या उसका पूरा चार्ट जो है आपको देखना होगा। आपको ना इसकी पूरी पिक्चर का आइडिया पहले से होना चाहिए कि कब पैदा हुआ था, कैसे चला था, कितना रिटर्न दे रहा है, आगे कैसे चल रहा है, क्या पैटर्न बन रहे हैं, कुछ मतलब कुछ चेंजेस वगैरह इस स्टॉक के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको आइडिया जो है वो होना है। पहले अभी तक हम ये हिस्सा देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे स्टॉक जो है वो अब ऊपर जाना चालू हुआ है। लेकिन जब हम इसे पूरा देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये कैसे किस टाइप से जो है वो ट्रेड कर रहा था, कैसे उसका एक पहले जो है ये स्टॉक गिरता जा रहा था, फिर थोड़ी सी ऊपर मूवमेंट दिखाई, फिर नीचे गिरना चालू हुआ, और अभी जो है ये पूरा एक साइडवेज खड़ा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर तो हमें लगा ही कि ये स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे, तो उसमें हमें पता चलता है कि ये स्टॉक जो है ऊपर नहीं जा रहा है, ये स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम पर या पूरे चार्ट के ऊपर जो है ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे ही अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास, जो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी सारे कुछ शेयर्स जो हैं वो मेरे पास पड़े हैं, जैसे जेंसर टेक्नोलॉजीज हो गया। ये है इसका डेली चार्ट, और इतना एरिया देखकर हमें पता लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। अब अगर हम इसे पूरा चार्ट देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है वो काफ़ी टाइम से ऊपर चल रहा है। यानी कि इस स्टॉक का कितने टाइम से जो है वो बुल रन जो है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 से लेकर और अभी तक इस स्टॉक के अंदर एक बुल रन जो है वो चल रहा है। उससे पहले एक डाउन ट्रेंड आया था, और उसके बाद यहाँ से एक बुल रन जो है वो चालू हुआ है। अब जब स्टॉक ऊपर चल रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कुछ टाइम के बाद इसकी यहाँ पर करेक्शन भी आती थी, फिर उसके बाद ये ऊपर चला जाता था। फिर आप देखोगे कि यहाँ से लेकर और दिसंबर 2023 से लेकर और यहाँ जून 2024 तक ऑलमोस्ट 6 महीने जो है वो यहीं पर खड़ा रहा, एक ही प्राइस के आसपास। यानी कि उस टाइम ये स्टॉक की जो है वो टाइम वाइज करेक्शन चल रही थी, और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि वापस स्टॉक ने जो है एक रफ्तार पकड़ ली। अब ऊपर जाने का हमें पता कैसे लगता है, जब ये अपने हायर हाइस बनाने चालू कर देता है। यानी कि जैसे ये एक हाई, फिर ये थोड़ा सा ऊपर हाई, फिर यहाँ से इसके ऊपर ये वाला हाई, इसके ऊपर ये वाला हाई, तो हायर हाइज और हायर लोज जब बनने चालू हो जाए, तो यानी कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। और अगर लोअर लोज और लोअर पीक्स बननी चालू हो जाए, तो यानी कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। बाकी आप लोगों को इतना तो अब तक शायद पता लग ही गया होगा, अगर आप लोग इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, कि स्टॉक की मूवमेंट जो है वो किस टाइप से आती है। वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो ट्रेड नहीं करता, या एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वो बढ़ता नहीं है। वो कभी 2 स्टेप अगर आगे लेगा, तो 1 स्टेप पीछे भी लेगा, और इस टाइप से ही स्टॉक मार्केट जो है वो चलती है। जैसे अब देखो ये वाला शेयर है, अब ये जो है एक अप ट्रेंड के अंदर वापस से आ गया है। अब जब भी हमारे सामने कोई चार्ट खुला, अब आप देख रहे हो कि यहाँ से एक शेयर जो है वो वापस ऊपर चल गया है। पहले ये एक अप ट्रेंड में चल रहा था, थोड़ी सी करेक्शन हुई थी, और उसके बाद वापस से अप ट्रेंड में चल पड़ा। अब करेक्शन कितनी हुई या कितना गिर सकता था, ये चीज़ हम कैसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हम यहाँ पर इसकी करेक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से मेजर करें, और इसकी अगर आप करेक्शन देखेंगे, तो यहाँ पर कहाँ तक आई, ये देखिए, ये है इसकी लाइन, ये है 38.2% का लेवल। और यहीं तक आप देख सकते हैं कि यहीं पर इसकी करेक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है। करेक्शन करने के बाद पहले स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर वो वहाँ से नीचे गिरा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई शेयर जो है सीधा अप ट्रेंड में नहीं जाता, वो पहले ऊपर जाएगा, 2 स्टेप अगर 3 स्टेप अगर ऊपर जाएगा, तो वापस 1 स्टेप नीचे आएगा। ये वही चीज़ हुई, 2-3 स्टेप ऊपर गया, वापस से नीचे आया 1 स्टेप, वहाँ पर करेक्शन करी, काम करा वहाँ पर, और उसके बाद वापस से अपने ट्रेंड की तरफ चल पड़ा। अब यहाँ से हमने निकाल ली कि कितना शेयर जो है वो गिर सकता है, और इसी लेवल के आसपास जो 38.2% हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इसके आसपास तक यहाँ पर करेक्शन दिखाई, और उसके बाद वापस ऊपर चला गया। इसके बाद अगर वो यहाँ से भी गिर जाता, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारा ये वाला,
62% का, 62% के लेवल तक फिर वहाँ से वो गिर सकता है। और मेन जो लेवल्स होते हैं ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, यानी कि स्टॉक की करेक्शन के, वो होता है 38.2% और 61.8 यानी कि 62% का। तो इन दोनों लेवल्स तक हमारे को शेयर के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकती है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट मारते हैं। उसके बाद अब हमारे को ये तो चीज़ पता लगी है, उसके बाद आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं। पैटर्न में आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पर हम अपनी फ्रेश पोजीशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही इस लेवल पर, इस कैंडल पर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला 29 जुलाई 2024 वाली, वहाँ पर अगर हमने इस ट्रायंगल पैटर्न को पहचान लिया होता तो वहाँ पर हम अपनी पोजीशन बना सकते थे। अब यहाँ पर हमने पोजीशन बना ली तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, वो होगा यहाँ पर इस लेवल के अराउंड। अब ऐसा क्यों होगा, स्टॉप लॉस का पहले तो मतलब ये होता है कि जब अगर पोजीशन, अगर कोई हमने ट्रेड लिया और वो हमारे अगेंस्ट चलने लग जाए, हमारी जो हमने सोचा था कि इस डायरेक्शन में जाएगा वो उस डायरेक्शन में ना जाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, तो हमारे को अपनी पोजीशन में से एग्जिट कब करना है। तो एग्जिट करने के लिए हमारे को लगाना पड़ता है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस जैसा कि मैं आप लोगों को पैटर्न्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी कोई शेयर जो है वो पैटर्न को ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद उसे वापस पैटर्न के अंदर नहीं आना होता। अब पैटर्न के अंदर नहीं आना होता तो यानी कि स्टॉप लॉस हम यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर का रख सकते हैं। और जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कैसी मूव देखने को मिली है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया 29 जुलाई को 481 के लेवल्स पर, और आज जो है 598 के लेवल्स पर ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज हो गया पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना। चलिए अब हम इसको भी हटा देते हैं। अब एक बार जब हमने ये चीज़ें देख ली तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर अपना मूविंग एवरेजेस लगाना, कि मूविंग एवरेज में यहाँ पर स्टॉक जो है वो कहाँ पर चल रहा है। देखिए मूविंग एवरेजेस का मतलब ये होता है, और यहाँ पर मैंने 4 मूविंग एवरेजेस लगाई हैं। एक है 20 डे की, एक है 50 डे की, एक है 100 डेज़ की और एक है 200 डेज़ की। 20 से 22 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं एक महीने के अंदर, तो हम 20 डेज़ की मूविंग एवरेजेस को लगाकर काम कर सकते हैं। 50 डेज़ का मतलब होता है ऑलमोस्ट 3 महीने का, मोटा मोटी होता है ऑलमोस्ट 3 महीने का, यानी कि 1 क्वार्टर का। 100 दिन की मूविंग एवरेजेस होती हैं। 100 दिन की मूविंग एवरेज का मतलब है 6 महीने की, यानी कि हाफ ईयरली। और 200 दिन की मूविंग एवरेज होती है 1 साल की मूविंग एवरेज, यानी कि 1 साल के अंदर इसने कैसा काम किया है। हमारे पास इसमें 2 टाइप की मूविंग एवरेज होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है एक्सपोनेंशियल। सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि हर दिन को इक्वल वेटेज देते हुए चलना, यानी कि जो, जैसे अगर मान लो आज 30 तारीख है तो पिछले 30 तारीख को जो शेयर की हरकत थी उसको भी अगर मैं वैल्यू 1 दूंगा और आज की वैल्यू भी 1 नहीं दूंगा, तो इसका मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि वो जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे मान लो अगर आज 30 तारीख है, आज 30 अगस्त है, यानी कि जो 30 अगस्त को प्राइस होगा उसको वेटेज में ज़्यादा दूंगा एज़ कम्पेयर टू 30 जुलाई का जो प्राइस होगा उससे। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट प्राइस है, लेटेस्ट प्राइस को वेटेज हमेशा ज़्यादा मिलनी चाहिए, और उसके हिसाब से मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो डिसाइड होती है। अब 20 डे की मूविंग एवरेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक तो ये सबसे फास्ट होती है, और जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है ना तो ये 20 डे की मूविंग एवरेज जो है ये हमेशा ऊपर ऊपर चल रही होती है, और 50, 100, 200 को पूरे डिसाइसिवली जो है वो कट नहीं करती। लेकिन जब वो कट करती है तो यहाँ पर वो नीचे की साइड पर भी लीड लेती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ से शेयर नीचे गिरना चालू हुआ, इसने सारी 20 डे मूविंग एवरेज, ये रेड वाली जो मूविंग एवरेज है इसने सबको काटा, और जब ये नीचे गया तो आप देख सकते हैं कि इसने कभी भी ढंग से इसको ऊपर की साइड पर नहीं काटा। एक बार गया लेकिन 200 पर वापस टच करके नीचे आ गया, और फिर जब ऊपर गया तो उसके बाद इसने अप ट्रेंड जो है वो पकड़ लिया। यानी कि 20 डे की मूविंग एवरेज जो है वो सबसे पहले लीड करती है और बताती है कि अब स्टॉक की ट्रेंड जो है वो कहाँ जा रहा है। और आपको सबसे बेहतर तरीका है ट्रेंड जानने का, जब चारों मूविंग एवरेज एक डायरेक्शन में चल रही हो, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है वो, अगर सारी चारों की चारों मूविंग एवरेजेस जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है। और चारों मूविंग एवरेजेस अगर डाउन ट्रेंड में चल रही हैं तो उसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। चलिए ये तो हो गई मूविंग एवरेजेस की बात, तो कि हमारे को मूविंग एवरेजेस को लगाकर स्टॉक का ट्रेंड कैसे पता करना है कि स्टॉक कौन से ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पर मुझे अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके लिए कैसे फैसला होगा, तो इसका मुझे पता चलेगा RSI से। तो ये देखिए ये है RSI। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI की वैल्यू 83 के ऊपर चल रही है, और मैंने RSI वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि RSI जब 80 से ऊपर, 70 से ऊपर चल रही होती है ना, तो ये ओवरबॉट एरिया में आ जाती है।
और यहाँ पर हम ले तो सकते हैं लेकिन खुल के नहीं ले सकते। मतलब यहाँ पर अगर हम अपनी पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे को ना ज़्यादा मूवमेंट भी यहीं देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादा रिस्क भी हमारा यहीं पे हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे को पोजीशन बनाने की बजाय थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर ले जाएँ तो डेली पर देखते हैं कि आरएसआई की वैल्यू क्या चल रही है। तो डेली पर भी आप देख सकते हैं कि 75 के ऊपर यहाँ पर हमारे को आरएसआई की वैल्यू जो है वो ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास एक बेयरिश कैंडल बनी है। ये एक बेयरिश कैंडल होती है जिसका नाम होता है शूटिंग स्टार। बाकी नेक्स्ट डे कैसा काम करती है वो बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ चार्ट पर एक बेयरिश कैंडल बनी है। और यहाँ पर बिल्कुल हमारे को अवेयर हो जाना चाहिए, बिल्कुल हमारे को सावधान हो जाना चाहिए कि यहाँ पर अभी हमारे को फ्रेश लेवल्स पर, मतलब इस करंट लेवल पर फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो एट दी एंड हमारा रिजल्ट क्या निकला कि अभी हमारे को यहाँ पर इसे नहीं लेना है। अब इसका सपोर्ट एरिया कौन सा बनता है? सपोर्ट एरिया बनता है ये वाला, जहाँ पर इसने इसको काटा था लगभग 450 रुपये के अराउंड। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 100 डेज़ की मूविंग एवरेज पर है, लेकिन सबसे पहले इसकी सपोर्ट आएगी कहाँ पर? ये 20 दिन की मूविंग एवरेज पर। और अगर ये काट दिया तो उसका नेक्स्ट इसको सपोर्ट मिलेगी, वो मिलेगी इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज पर। क्योंकि अगर आप इसकी सपोर्ट एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर जाता था, 20 दिन की मूविंग एवरेज पर टच करता था, सपोर्ट लेता था, फिर चला जाता था, फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, सपोर्ट लिया 20 दिन की मूविंग एवरेज पर, फिर ऊपर चला गया, देन अगेन नीचे आया, 20 दिन के आसपास काम किया, फिर ऊपर चला गया। तो इसका 20 दिन की मूविंग एवरेज, जो ये 20 डे की मूविंग एवरेज, ये रेड वाली लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और ये जब अगर यहाँ पर 20 डे की मूविंग एवरेज पर आता है, उसके बाद मैं बाय कब कर सकता हूँ? जब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 20 डे की मूविंग एवरेज पर आया और मैंने बाय कर लिया, उसके बाद भी मुझे कोई एक बढ़िया सा सेटअप मिले, बढ़िया सी कैंडल मिले, उसके बाद कंफर्मेशन आने के बाद मैं हमेशा अपनी पोजीशन में एंटर करूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको अपनी पोजीशन बनानी है, हमेशा कंफर्मेशन के बाद बनानी है। कभी भी अपने मन में पैटर्न नहीं बनाना, अपने मन में चार्ट नहीं बनाना, या अपने मन के अंदर कैंडल नहीं बनानी है कि भाई अब ये ऐसी बन जाएगी, अब ये वैसी बन जाएगी। नहीं, जब तक आपको स्क्रीन पर नज़र ना आए तब तक आपको उसमें अपनी एजम्पशंस के ऊपर काम नहीं करना। हमेशा अपने जो चार्ट है ना उसको फॉलो करना। अगर आपको पता भी है ना कि ये यहाँ पर नीचे आएगा और उसके बाद ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करना है। बिना कंफर्मेशन के आपको ट्रेड नहीं करना, चाहे आपको जितना मर्जी अच्छा बताओ। आपको यहाँ पर आने के बाद तैयार रहना है कि हाँ भाई अब जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं एंट्री करूँगा, लेकिन करनी नहीं है जब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। कंफर्मेशन जो है हमारे को कैंडल स्टिक से ही मिलती है। हमारे को वही बताएगा, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर अपनी परचेजिंग करी, इस कैंडल पर परचेज करी, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? यहाँ पर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरी डायरेक्शन में नहीं गया और नीचे की साइड पे गिरा, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे एग्जिट करनी है। और कंफर्मेशन कैसे मिली? क्योंकि ये कैंडल, इस कैंडल ने पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया था। सिमिलरली अगर आप आगे भी देखेंगे तो जैसे अब अगर मान लो मेरे को यहाँ शॉर्ट करना है या मुझे यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है, तो मेरे को यहाँ पर कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न मिला है? इस कैंडल स्टिक पैटर्न को कहते हैं शूटिंग स्टार। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न मिला है। अब यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन को जो है एग्जिट कर सकता हूँ, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहूँ तो। अब मान लो जैसे किसी शेयर के अंदर डाइवर्जेंस बन रहा है, जैसे इसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आरएसआई की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू क्या थी? आरएसआई की वैल्यू है 82.60 और स्टॉक का प्राइस है 570 का। यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है 598 की और आरएसआई की वैल्यू गिरकर हो गई है 75 की। यानी कि यहाँ पर हमारे को आरएसआई पर एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे को कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब ये यहाँ से इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन देगा। जब तक हमारे को प्राइस कंफर्मेशन जो है देता नहीं है, तब तक हमने अपनी किसी भी टाइप की कोई भी पोजीशन जो है वो नहीं बनानी। अब हालांकि मैं आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जांपल साइड बाय साइड दिखाता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नए एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे ये है एक वेंकीज इंडिया का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक रैली पकड़ी थी, अब यहाँ से ये करेक्शन कर रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप देख ही सकते हैं कि ये 38.2% के लेवल पर यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो लगी हुई है और करेक्शन जो है वो यहीं पर चल रही है। एक बार स्टॉक ने मूव देना चालू किया, वापस आया और उसके बाद यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट करके अब जैसे ही वो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी मुझे किस टाइप से पता लगा कि भाई यहाँ एंट्री करनी है? यहाँ पर मुझे पता लगा इसकी वजह से, ये बना था एक इवनिंग स्टार पैटर्न और बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। और उसके बाद यहाँ से अगर हम अपनी पोजीशन बनाते हैं तो आपके रिजल्ट्स आपके सामने जाए। एक नया शेयर जो अभी तक शायद ना तो मैंने दिया है ना मैंने अभी तक उसके चार्ट रीडिंग करी है, तो चलिए एक बार
वो शेयर भी आपके सामने खोल के देखते हैं। बहुत बढ़िया रैली जो है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा है वो शेयर। उस शेयर का नाम है पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इसके वीकली चार्ट्स पर जाएंगे तो काफ़ी टाइम से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहाँ से इसने एक थोड़ी सी रैली पकड़ी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 डे की मूविंग एवरेज जो है ना, वो भी एक अपवर्ड स्लोप में आ गई है। ये वीकली चार्ट से डेली चार्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 20 डे की मूविंग एवरेज बिल्कुल नीचे से ऊपर जाती जा रही है। और ऊपर जाने के बाद अब ये यहाँ पर 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को भी काट चुकी है। यानी कि यहाँ से स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है। आप देख सकते हैं 20 होगी, 50 होगी और 100, तीनों मूविंग एवरेजेस जो हैं एक अपवर्ड स्लोप में आ गई हैं। तो यानी कि हमारा स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड के अंदर आ गया। लेकिन इस इतनी पिक्चर देख के आपको इसका आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो हमारे को सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के दिखा रहा है, 5-6 महीने का। अगर हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब ये यहाँ से नीचे से ऊपर घूमना चालू करा है। और बढ़िया आपको पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो इसको और शॉर्ट कर दो और ज़्यादा स्क्वीज़ कर दो, तो आपको पता लगेगा कि स्टॉक जो है ऐसे ही चल रहा था। पहले स्टार्टिंग से वो डाउन ट्रेंड में जाता था, फिर ऊपर जाता था, थोड़ा सा ऊपर जाता था, वापस से नीचे गिरता था, फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे गिरता था, फिर ऊपर जाता था और उसके बाद फिर नीचे गिर जाता था। यानी कि ये अपने जो लॉन्ग टर्म का इसका जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये उसी को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लोअर लोज हमारे को देखने को मिल रहे हैं, लोअर हाइज और लोअर लोज हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर इसे अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करना है तो यहाँ पर इसको अपने लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट पर कम से कम अच्छे से मूव देनी होगी और रिटर्न जो है कुछ अच्छे लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट देने होंगे, तभी ये आगे बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। अब ये तो होगी डेली वीकली चार्ट्स की बात। अगर आप लोग यही सेम चीज़ें, रूल्स को आपको सेम रखना है अगर, और यही चीज़ें अगर आप अपने छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर करेंगे ना, तो भी आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं एज इट इज़ मिलेंगे। अब ये तो हो गया वीकली चार्ट्स की बात। चलिए मैं इसे 15 मिनट के चार्ट पर लेके जाता हूँ। तो 15 मिनट के चार्ट पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद इसमें 563 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट जो है हमारे को देखने को मिली है। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जब ऊपर जाना चालू करा तो 20 डे की मूविंग एवरेज ऊपर होगी। उसके बाद यहाँ से सारी मूविंग एवरेज जो है वो अप ट्रेंड के अंदर चल पड़ी और जब स्टॉक गिरना चालू करता है तो 20 डे की मूविंग एवरेज सबसे पहले लीड करती है और वो डाउन स्लोप में आ जाती है। एंट्री की बात करें तो एंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही इसने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, कैंडल स्टिक से ही हमारे को कंफर्मेशन मिलती है। भाई मुझे क्या पता ये यहाँ से कहाँ पे जाएगा, लेकिन पता कैसे चला, जब प्राइस ने मुझे कंफर्मेशन दी कि हाँ भी मैंने एक ब्रेकआउट दे दिया है, अब मैं यहाँ पर ऊपर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने बाय करा और मेरा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे। इतना सा स्टॉप लॉस और टारगेट आप लोग देख सकते हैं कि रिटर्न्स हमारे को किस टाइप के मिल रहे हैं। अब इसे आप 10 मिनट्स पर चले जाओ, 5 मिनट्स पर चले जाओ, जितने मिनट पर भी जा सकते हो, जितने मिनट पर भी आप ट्रेड करना चाहते हो या जितने मिनट पर भी आप एनालाइज करना चाहते हो, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप उसमें कर सकते हैं। स्टॉक चेंज करना चाहो तो ऐसे करके आप अपनी वॉच लिस्ट को स्क्रॉल करते जाओ और साथ साथ आप इसको देख सकते हैं कि कैसा रिटर्न मिल रहा है। अब एटलीस्ट आपको ये चीज़ पता लगी। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये है ओरेकल फाइनेंस सॉफ्टवेयर का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न जो है वो बन रहा है और इसका अब ये बन रहा है, इसकी कंफर्मेशन कहाँ पर आएगी, जब ये यहाँ से ब्रेक डाउन देगा। साथ ही साथ अगर आप RSI में भी देखोगे तो भी आपको यहाँ पर RSI जो है गिरती जा रही है, स्टॉक का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ इन सिग्नल्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारे को प्राइस में कंफर्मेशन चाहिए। तो जब तक ये वाला प्राइस 9,776 रुपये का प्राइस जो है यहाँ पर ब्रेक नहीं होता, तब तक हम अपनी पोजीशन में अगर बना रखी है तो होल्ड करेंगे और अगर नहीं बना रखी है तो वेट करेंगे। तो अब आपको ये पता लग गया कि आपने जब भी कोई फ्रेश चार्ट खोलना है तो उसके बाद उसको स्टार्ट कैसे करना है। तो जैसे ये खुला आपके सामने फ्रेश चार्ट, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका ट्रेंड देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पर। उसके बाद आपको देखना है कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा, जैसे यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि अब ये अगर गिरेगा तो कितनी रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसकी मार्क करते हैं और यहाँ देखते हैं कि अभी फ़िलहाल ये 38.2% के लेवल पर से ही यहाँ पर बाउंस बैक करा है। बिल्कुल 38.2% के लेवल तक आया था, वहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। अब अगर ये करेक्ट हो सकता है तो इसकी करेक्शन कहाँ तक होगी, इसकी करेक्शन होगी है 62% के लेवल तक, ये यहाँ तक 8,676 रुपये का ये होने वाला है हमारा टारगेट।
अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक करता है 38.2% वाले को, उसके बाद अब हमने ये चीज़ तो चेक कर ली कि भाई ये कहाँ से करेक्ट कर सकता है, कितनी करेक्शन दे सकता है। अब उसके बाद हमने अगला क्या काम किया, इसको लगाया मूविंग एवरेज और देखा कि इसका ट्रेंड कैसे चल रहा है। ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड के अंदर शेयर है, काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कोई डाइवर्जेंसीज वगैरह तो नहीं बनी, तो डाइवर्जेंस के लिए हमने RSI लगा रखा है। आप MACD का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को लगाना चाहें तो दोनों को भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर ऑल इन ऑल आप सारा कुछ देख सकते हैं। स्टॉप लॉसेज टारगेट आपको फिर उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखना है। स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ सब शेयर कर दिए थे कि कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पर आपको टारगेट रखना है, कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ आपको अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है तो एग्जिट कहाँ पर करनी है, क्वांटिटी कितनी लेनी है। उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने अगर आपने मान लो एक शेयर के अंदर, एक ट्रेड के अंदर 1000 रुपये का रिस्क ले सकते हो, तो क्वांटिटी निकालने के लिए अपने प्राइस को स्टॉप लॉस के अमाउंट से डिवाइड कर देना, तो उसमें आपकी क्वांटिटी निकल आएगी। मान लो 100 रुपये का एक शेयर है, आप कहते हो कि 90 रुपये पर मैं उसे एग्जिट कर लूँगा, तो यानी कि 10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हुआ और आप एक शेयर के अंदर 1000 रुपये का रिस्क लेना चाहते हो। तो रिस्क देखने के लिए 1000 रुपये का रिस्क है, डिवाइड बाय आपने कितना कर दिया स्टॉप लॉस का अमाउंट, तो 1000 रुपये का रिस्क डिवाइड बाय 10, तो यानी कि आपकी क्वांटिटी बनती है यहाँ पर 100 शेयर्स की। तो यानी कि अब आप उस ट्रेड के अंदर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग 100 शेयर्स ले सकते हो। तो ऐसे आप अपनी क्वांटिटी को डिसाइड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको आपका सिस्टम बताएगा, टारगेट हमेशा आपको अपने इसी के अकॉर्डिंग लेकर चलना है कि टारगेट्स आपको कहाँ तक आ रहे हैं। सिस्टम के हिसाब से ही आपको टारगेट्स भी लेकर चलने हैं। और मेन बात यह है कि आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करना है, और मेन बात यह है कि आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो आई होप कि आप इस वीडियो के बाद आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि जब भी आपके सामने कोई भी ब्लैंक चार्ट आता है जिसको आप ज़िंदगी में अपने फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, तो आपको उसको स्टार्ट कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे उसके कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें आज ही इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसी ही अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन से आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कैसी लगी वीडियो, कुछ आपने सजेशंस, कुछ रिव्यूज़ देना चाहते हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह जाती है तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय।